नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर का इतिहास। पहला शासक है अपना रणथंभौर में, वो है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 1282 में हमीरदेव चौहान, इनके पिता जैत्र सिंह के 3 नंबर की संतान तीसरे नंबर पर थे। तो वो जैत्र सिंह के जिंदा रहते हुए जैत्र सिंह ने हमीरदेव को 1282 में रणथंभौर का शासक नियुक्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमीर बना रणथंभौर का शासक। हमीर ने शासक बनते ही उसने दिग्विजय की अपनाई, दिग्विजय की नीति अपनाई। कहते हैं कि वो मेवाड़ तक पहुंचा था। मेवाड़ के संग्राम सिंह, सॉरी समर सिंह, मेवाड़ के समर सिंह को भी उन्होंने हरा दिया था। मेवाड़ तक उनकी सीमा हुई थी। उसके बाद इनका लगभग काफी कुछ राजस्थान के हिस्से में इनका अधिकार हो गया था। अब इनका दिल्ली के 2 सुल्तानों से इनका मुकाबला होता है। देखते हैं कौन कौन से। पहला है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है। रणथंभौर पर आक्रमण करता है। हार का मुंह देखना पड़ता है। उसके ठीक 2-4 बाद 1292 में वो वापस रणथंभौर की तरफ अभियान चलाता है और इसी में भी उनको सफलता नहीं मिलती है। सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद वो निराश होकर के वापस जाने वाला होता है। उस समय वो उसके मुंह से शब्द निकलता है कि मैं ऐसे सैकड़ों दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, बराबर नहीं समझता ना, नहीं समझता। यानी ऐसे सैकड़ों दुर्ग है, मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं है। तो ये किसने कहा था? ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी वापस चला जाता है। अब जलालुद्दीन खिलजी का 1293 में वो जलालुद्दीन की हत्या करके सुल्तान बनता है। उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। ठीक है, शासक बनता है और शासक बनते ही वो उनकी नजर सीधी रणथंभौर की तरफ आती है। उस समय उनके दरबारी कवि हुआ करते थे मीर खुसरो। इसने एक पुस्तक लिखी थी, खजाइन उल फुतूह ना, खजाइन उल फुतूह, ये पुस्तक लिखी थी। उसके अलावा और पुस्तकों की बात आई, मैं आपको बता देता हूँ। अमीर के दरबार में भी कई कवि थे। अमीर के दरबार में भी कई कवि रहते थे, कई कवि थे। उसमें पहला कवि था तो जिसने अमीर हट नामक, अमीर हट लिखी, संघर्ष।
अमीर हट किसने लिखी? चंद्रशेखर ने लिखी। फिर एक और था अमीर बंधन। अमीर बंधन पुस्तक लिखी थी अमृत कैलाश ने। किसने लिखी? अमृत कैलाश ने लिखी। एक और पुस्तक लिखी थी अमीर महाकाव्य। अमीर महाकाव्य लिखी थी। और अमीर महाकाव्य लिखी थी अमीर महाकाव्य नया चंद्र सूर्य। नया चंद्र सूर्य ने लिखी थी। और उसके अलावा व्यास भांड। व्यास भांड ने एक और पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था हमीराया। वो किसे लिखी? व्यास भांड ने लिखी। व्यास भांड कौन से लिखी? हमीराया। उसके अलावा जोधराज ने एक और पुस्तक लिखी थी। जोधराज पुस्तक किसने लिखी? जोधराज लिखी थी जयानाथ, नहीं सॉरी, अमीर रासो। अमीर रासो। ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे अमीर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना? ये पुस्तकें ऐसी, आप इन पुस्तकों के नाम याद रखना जिनमें अमीर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब उधर अलाउद्दीन खिलजी की नजर रणथंभौर पर थी। अब क्यों थी? इसके लिए क्या परिस्थिति? पहला तो था कि रणथंभौर का किला है वो अभेद था। अभेद था, यानी इसको भेदा नहीं जा सकता है। दूसरा, वो दिल्ली के नजदीक भी था। तीसरा, 2 बार जलालुद्दीन हारा था। उसका बदला भी लेना था। उसका बदला भी लेना था। चौथा कारण, वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और चौथा कारण था वो था शरण देना। शरण किसको दी है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को शरण दी है। अब मोहम्मद शाह कौन था, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मोहम्मद शाह था, वो था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। इनके बारे में 2 किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। पहला देखते हैं अमीर हट के बारे में। अमीर हट में ये लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन की बेगम थी। अलाउद्दीन की एक मराठी बेगम थी, है? उस बेगम का प्रेम है ना, वो इस मुइम शाह से हो गया। और इस बात का पता जब अलाउद्दीन को पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको पकड़ने का प्रयास किया। तो ये भाग करके अमीर की शरण में आ गया। ये तो था अमीर का। दूसरा था, और ये अमीर हट किसने लिखी थी? हट किसका होता है? चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर आजाद का होता है। एक और नैशचंद्र सूरी ने लिखा है। नैशचंद्र सूरी ने क्या लिखा है? नैशचंद्र सूरी ने लिखा है, इसने एक पुस्तक लिखी है अमीर महाकाव्य। मैंने आपको पहले बताया था अमीर महाकाव्य। इसमें लिखा है कि नुसरत खां और उल्लू खां ये सेनापति थे। ये सेनापति थे। ये जब दोनों सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के थे और ये गुजरात को लूट कर आ रहे थे, तो जालोर के पास, ठीक है ना, मोहम्मद शाह ने
या महीम शाह के मोहम्मद शाह, इन्होंने इनको वहीं रोक दिया और माल का बंटवारा कराया। इससे इन्होंने वो जो वहां से चोरी करके ले आए थे वो उनका बंटवारा कराया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और इनको वहां से भगा दिया और भाग करके अमीर की शरण में आ गया। 2 कारण थे, ठीक है। अब शरण में आ गया। शरण में आते ही अलाउद्दीन खिलजी को तो पहले से ही 2 बार जलालुद्दीन खिलजी आ रहा है इनके सामने, बदला लेना था, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, अवैध दुर्ग था। अब इन्होंने अपने अनूप खां, उल्गू खां और नुसरत खां, इन 3 सेनापतियों को भेजते हैं रणथंभौर अभियान के लिए। इन 3 सेनापतियों को भेजा जाता है। ये तीनों सेनापति आते हैं। सबसे पहले आते हैं जहीन दुर्ग। जहीन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर की कुंजी यानी चाबी। पहले इस दुर्ग को जीतोगे और उसके बाद में रणथंभौर आप पहुंचोगे। जैसे जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। सिवाना जीतोगे उसके बाद जालोर जा पाओगे। उसी प्रकार जहीन दुर्ग को जीतने के बाद ही रणथंभौर जाओगे। अब यहाँ पर कहते हैं कि जहीन दुर्ग पर कब्जा हो गया। अब जहीन दुर्ग पर कब्जा होने के बाद नुसरत खान ने उनका नाम बदल दिया। क्या लिया? शहर। इसका नाम क्या रखा? जहीन दुर्ग का शहर नाम रखा। उसके बाद ये आगे बढ़े और हो गया युद्ध। क्या हुआ? युद्ध। इस युद्ध में अनूप खां मारा गया। इस युद्ध में अनूप खां मारा गया और शाही सेना थी तो भाग गई। शाही सेना भाग गई। अब जो ये सोहान सेना थी, सोहान सेना के उसमें 2 सेनापति थे। एक था धर्मपाल, या इसको धर्म सिंह लिखा हुआ है, धर्म सिंह, और दूसरा नाम था भीम सिंह। इस युद्ध में कहते हैं कि धर्म सिंह सेनापति था। किसका? हमीर का। क्योंकि हमीर उस समय एक करके वो बैठा था। इस वजह से वो युद्ध में उपस्थित नहीं हो पाया। इस वजह से 2 सेनापति भेजे अमीर ने। कौन? धर्मपाल या धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह इस सेना को लूट करके, इस बादशाह सेना को लूट करके वापस चला जाता है और भीम सिंह वहीं रहता है। जब धर्म सिंह चला जाता है उसके बाद शाही सेना वापस मुड़ती है और भीम सिंह और सैकड़ों राजपूत सरदारों को वहां पर वीर गति प्राप्त हो जाती है। इस बात का पता चला जब हमीर को, तो हमीर ने धर्म सिंह को हार का जिम्मेदार बताया और भीम सिंह की हत्या का इन्होंने गुनहगार बना धर्म सिंह जी आपको। उसके बाद धर्म सिंह के स्थान पर एक और अन्य मंत्री था, वो था भोजराज। कौन था? भोजराज। अब भोजराज को बना दिया सेनापति। किसको हटाया? धर्म सिंह को हटाया।
अब ये भोजराज अयोग्य था, इनका कामकाज इतना शक्तिशाली नहीं था। कुछ ही समय बाद ये अलोकप्रिय हो गया। अलोकप्रिय हो गई, जनता इनसे नाखुश थी। उस समय धर्म सिंह जाता है और कहता है महाराज मैं आपकी आय बढ़ाऊंगा, मैं आपका ऐसा आश्वासन देता है। आश्वासन से वापस धर्म सिंह को बना देते हैं मंत्री और भोजराज को हटा देते। कौन हटा दे? हमीर है वो भोजराज को वापस हटा देता है। अब भोजराज ने ये अपना अपमान समझा। अब भोजराज है वो अपना अपमान समझ करके सीधे गो टू अलाउद्दीन खिलजी, सीधे अलाउद्दीन के पास पहुंच गए। अलाउद्दीन खिलजी के पास चरण में चला गया और वो वहां भोजराज जाकर के हर रोज उकसाता है अलाउद्दीन खिलजी को, साहब मैं आपके साथ ना, आप जाओ विद्रोह लड़ो उनके खिलाफ। अब उसी बात से 1299 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सेना लेकर के रणथंबोर अभियान की रणथंबोर अभियान पर निकल जाता है। ठीक है, रणथंबोर के लिए निकल जाता है वो। अब हमीर ने जैन इस जैन दुर्ग पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। अब वो जैन दुर्ग से आगे बढ़ते हैं रणथंबोर दुर्ग की ओर। रणथंबोर दुर्ग की ओर आगे बढ़ते हैं और रणथंबोर दुर्ग पर कई दिन तक डेरा डालते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती, किसी प्रकार से सफलता नहीं मिलती। तब एक संधि प्रस्ताव मिलता है। भेजता कौन भेजता है? अलाउद्दीन एक संधि प्रस्ताव भेजता है हमीर के पास। हमीर है वो एक सेनापति भेजता है, वो है रतिपा, या इसको पे जगह रणमल लिखा हुआ एक ही। ठीक है, तो रणमल को भेजता है, रणमल को भेजता है कि आप जो क्या बात है। जब रणमल वहां जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी को वो इनको सर कपड़ से इनको कब्जे में इनको किसी प्रकार से प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला देते हैं। और ये रणमल है, ये रणमल इनके बारे में गुप्त जानकारियां देता है। तब इनके माध्यम से जहर देते हैं और वो जहर है वो इस दुर्ग में खाद्यान्न में डाला देते हैं, खाद्यान्न में डलवा देते हैं। अब जहर खाद्यान्न में डलवा दिया, तालाब का पानी था, उस पानी में उन्होंने जहर डलवा दिया। अब खाने पीने के साधन है वो किले के अंदर थे, वो भी धीरे धीरे कम पड़ने लगे। लगभग 6 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद 6 महीने बाद जब हमीर को लगा कि अब लास्ट स्टेप है, तो भूखे शेर बनकर, उनके पास सेना थी नहीं, सेना आधी लगभग मर चुकी थी, आधे सैनिक बच्चे थे और अब खाने के लाले। उस समय अमीर खुसरो इस युद्ध को लाइव कवरेज कर रहा था, लाइव ब्रॉडकास्ट सीधा प्रसारण। और इस युद्ध को लाइव देखा है किसने? अमीर खुसरो ने। उसने पुस्तक लिखा, नाम बताया था खजाइन फुल फुटो। इस पुस्तक में उसने इस बात का वर्णन ये कहा है कि चौहानों को दो दाने सोने के बदले
एक दाना सावर भी नहीं मिल रहा था। बहुत भयानक स्थिति यानी कुल खाद्य तो मिलते ही था, बड़ी दो दाने सोने के दौरान फिर भी एक दाना चावल का नहीं मिलने वाला था। तो उस समय हमीरदेव चौहान करते हैं केसरिया, सभी राजपूत सरदारों को इकट्ठा करते हैं और केसरिया करते हैं। महिला रंगा देवी के करती हैं जौहर, ठीक है। ये कहते हैं केसरिया। ये था राजस्थान का प्रथम शाखा वो जिसमें जौहर भी होता है और केसरिया भी होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो जौहर है ना, वो जौहर वो पानी में किया था, यानी जल जौहर। जौहर दो प्रकार से होता है, या तो आग में कूद करके अपनी जान देना, या जल में कूद करके अपनी जान देना। कहते हैं कि रंगा देवी ने जल में कूद करके जान दी थी। इस बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है कि इतिहासकार इसको आग में कूद करके मानते हैं और फिर इसको पानी में, क्योंकि पद्मनाभ तालाब है ना, कहाँ स्थित है, रणथंभौर दुर्ग के पीछे। और इस दुर्ग में कूद करके रंगा देवी ने जान दी थी। और कुछ इतिहासकार इसको जौहर की संज्ञा देते हैं। ये राजस्थान का प्रथम शाखा था और ये राजस्थान का प्रथम, उसके बाद रानी पद्मिनी ने उसके बाद जौहर किया है और वो होता है दूसरा समय। इस प्रकार हमीरदेव चौहान